कुछ दिनों पहले सरकार ने विशेष तौर पर रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के चीफ्स ने एक साथ में जॉइंट अनाउंसमेंट किया अग्निपथ को लेकर। उसके बाद से देश के कुछ हिस्सों में, कुछ युवाओं में कुछ आक्रोश है। कोई ट्रेन जला रहा है, कोई टायर जला रहा है, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से और तीनों सेनाओं की तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ उसमें देश के लिए फायदा है, सेनाओं के लिए फायदा है और उन युवाओं के लिए भी फायदा है जो कि अग्निवीर बनेंगे अग्निपथ के तहत। इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। तीनों सेनाओं की तरफ से हमने देखा है कि नंबर्स लगातार अनाउंस कर दिए गए हैं पिछले कुछ दिनों में कि कितने प्रतिशत तक तीनों सेनाओं में कितने सालों में अग्निवीर होंगे। अगर आप नंबर्स देखें तो सबसे ज्यादा आंकड़े होंगे, जाहिर सी बात है, भारतीय थल सेना में, जहां पे आंकड़े लगभग, जब ये इंप्लीमेंट पूरी तरह से हो जाएगा तो 4.5 से 5 लाख अग्निवीर तक इंडियन आर्मी में होंगे। और इसीलिए, क्योंकि कोई एक सेना है जो तीनों में सबसे ज्यादा अग्निवीरों को एब्जॉर्ब करेगी या फिर इंडक्ट करेगी रिक्रूटमेंट के थ्रू, तो वो है थल सेना। और इसीलिए इस पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं नन अदर देन इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। जनरल पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बातचीत करने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद आशीष। सर, इससे पहले कि मैं टेक्निकलिटीज और डिटेल्स में जाऊं अग्निपथ की, क्योंकि इसमें बहुत एस्पेक्ट्स भी हैं, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, ह्यूमन रिसोर्स है, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है और इस पर कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही है। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकें कि अग्निपथ की जरूरत पड़ी ही क्यों। दशकों से एक अलग रिक्रूटमेंट पैटर्न चल रहा था, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन की जा रहे थे, ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है, तो अग्निपथ की जरूरत ही क्यों पड़ी? भविष्य में फ्यूचर वॉरफेयर, लुकिंग एट द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वी फील इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट आवर सोल्जर्स आर टेक्नोलॉजिकली एडेप्ट एंड दे आर क्वालिफाइड। सो ये दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा, हम चाहते हैं कि सेना में जवान ज़्यादा फिट रहे, ज़्यादा मेडिकली फिट एंड ज़्यादा हेल्दी रहे, जिससे कि हमारी फील्ड यूनिट्स में जवानों की अवेलेबिलिटी या संख्या हो, उसमें बढ़ोतरी हो। और चौथा, हम चाहते हैं कि एक्सपीरियंस और यूथ, इन दोनों का एक सही बैलेंस हमारे यूनिट्स या सेना में हो। ओके। तो ये मेरी समझ में 4 मुख्य मुद्दे हम इस स्कीम के तहत सेना में लाना चाहते हैं। ओके। दूसरा, जहाँ तक देश का सवाल है, मैं समझता हूँ कि 4 साल के बाद, जैसे आपने बताया, 75% युवा जो समाज में जाएंगे, जी, दे विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द आर्मी एंड द सोसाइटी। तो जितने भी आर्मी में हमारे मिलिट्री वैल्यूज़, कैरेक्टर और इस तरह की जो क्वालिटीज़ एक जवान, एक नौजवान इम्बाइब करेगा, वो मैं समझता हूँ बड़ी सरलता से और अच्छी तरह से वो समाज में उसको ले जाएगा। ओके। तो यू विल हैव इन द सोसाइटी या समाज में अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, मोटिवेशन, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, प्राइड। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। जहाँ तक एक युवा का सवाल है, जैसे समझाया गया है कि जब वो 4 साल तक फौज में रहेगा, तो इन सब क्वालिटीज़ के अलावा वी विल ऑल्सो इक्विप हिम विथ वेरियस क्वालिफिकेशंस, जैसे 12वीं क्लास, ही विल कैरी सर्टन अदर क्रेडिट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। सो दीज आर सम वैल्यू एडिशंस विच विल मेक हिम कैरी अ यूनिक रेज्यूमे। बाहर जाकर जिसका उसको फ़ायदा एक सरकारी जॉब के लिए या फिर प्राइवेट सेक्टर या जो भी, इवन इफ ही वांट्स टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप, मेरी समझ में इन सभी फील्ड्स में उसको इसका फायदा ही होगा। ओके। सो इन अ नटशेल, आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द कंट्री एंड फॉर द यूथ, फॉर द नेशन, गुड फॉर द नेशन एंड ऑफ कोर्स गुड फॉर द इंडियन आर्मी। जनरल पांडे, जिस तरह से आपने बेहतरीन तरीके से समझाया, पर आपने ये जो कहा कि 75% लोग ब्रिज बनेंगे, मैं उन 25% पे आना चाहता हूं कि जो 25% हमें बताया गया है, लगभग फेज वाइज में 25% तक लगभग अग्निवीर री एनरोल या फिर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स द्वारा। आर्मी में किस तरह से उन 25% लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, क्या क्या पैमाने होंगे
और क्योंकि ये एक बड़ा क्यूरियोसिटी यूथ में है कि वो सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे, क्या पता। तो वो अगर आप थोड़ा क्लैरिफाई कर सके कि क्या क्या मोटे मोटे पैमाने होंगे। तो आशीष, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वी आर फुल्ली कॉन्शियस ऑफ इट। अब ये मैं बताना चाहूँगा कि जो 25% हम आर्मी में री एनरोलमेंट के लिए सिलेक्ट करेंगे, वी विल वांट टू सिलेक्ट द बेस्ट, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन, आई वुड से, फीचर्स और एडवांटेज ऑफ द स्कीम। अब इसको किस तरह से हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे, इसमें 3-4 मुख्य मुद्दे हैं। हम चाहे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस हो वो पूरी तरह पारदर्शी हो, पूरी तरह निष्पक्ष, दैट इज इट इज़ अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिस्टम, एंड लास्टली विश्वसनीय, दैट मीन्स द सिस्टम हैज़ टू बी क्रेडिबल। तो इन तीनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और विद दीज ऑब्जेक्टिव्स we will evolve a system wherein we select the best out of the Agniveers who have got enrolled. So we are focusing on that. We will have a centralized database, and based on automation and looking at the practicality, we are convinced and that we will be able to have a very fair, transparent, objective and a credible system to make sure that The best among the best is absolutely yes. Okay. तो ये शुरुआत से फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगा या फिर वो 3rd 4th ईयर में जाके इस प्रोसीजर में? नहीं, जब से अग्निवीर भर्ती होगा, सो दिस असेसमेंट विल इंक्लूड डिफरेंट फैसेट्स एंड इट विल स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years. सो एक तरह से ये कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा। ओके, तो 4 साल तक अग्निवीरों को अग्नि परीक्षा पे लगातार गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अगर बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज में सर्व करना और बेस्ट ऑफ द बेस्ट में सिलेक्ट। हाँ, उसका एक मकसद ये है, पर हमारी वैसे भी रिक्रूटमेंट सिस्टम, और आप जैसे जानते हैं हमारे आर्मी में द ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी क्लियरली लेड डाउन। तो जैसे आप करियर में प्रोग्रेस करते हो, at each stage there is a system of assessment which is very robust, and so अग्निवीर्स इनको भी उसी सिस्टम के तहत हम पड़तालेंगे और उसी सिस्टम के तहत इनका चयन या इनका सिलेक्शन होगा, जिसके बाद हम 25% को री एनरोलमेंट के लिए सिलेक्ट करें। जी बिल्कुल सर, हर देशवासी चाहता है कि हमारी आर्मी बेस्ट हो, फिटेस्ट हो, और जब कोई बेहतर चीज़ बननी होती है तो उसे तपना तो पड़ता ही है, तभी बेहतरीन आउटपुट निकलता है। एक ऑपरेशनल तैयारी डिप्लॉयमेंट को लेकर मैं ये समझना चाहता हूँ कि कई इस तरह से डाउट्स हैं कि क्या इन 4 सालों में अग्निवीरों को कोई पीस स्टेशंस जिसे कहा जाता है केवल वहीं पर रखा जाएगा ट्रेनिंग के हिसाब से, या फिर उन्हें भी LOC, LAC और बाकी जो एक्शन वाली डिप्लॉयमेंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है वहाँ पर भी डिप्लॉय किया जाए। तो इन अग्निवीरों की 4 साल में ऑपरेशनल तैयारी को लेकर अगर आप बता सके कि उनको कहाँ का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो जैसे मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में आपको बताया, वी हैव अ वेरी रोबस्ट सिस्टम जिसमें कि ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हम इंश्योर करते हैं कि हर एक जवान या अग्निवीर वो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स अचीव करे। 4 साल के बाद अग्निवीर विल बी फिट, प्रोफिशिएंट and capable for deployment, I would say both operational areas में या नॉन ऑपरेशनल एरियाज, और इसके अलावा सभी सेना के अंगों में, यानी कि सभी आर्म्स और सर्विसेज में वैकेंसी के मुताबिक हम अग्निवीर्स को डिप्लॉय करेंगे। और उसमें मैं समझता हूँ कोई खास इशू नहीं है। सो दैट इज़ वन ऑफ आवर challenges to select people to be deployed in the various field areas, operational areas as well as peace areas. Okay, जनरल पांडे, अगला प्रश्न में क्योंकि एक सबसे बड़ा मेन मुद्दा युवाओं में जो हमें देखने मिल रहा है वो ये है कि हम 4 साल बाद में हमारा क्या होगा, अनिश्चितता है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर। उसके बारे में अगर आप बता सकें कि 4 साल के बाद में जो लगभग 75-80% लोग बाहर चले जाएंगे सेवानिधि के साथ में,
उसको लेकर आर्मी क्या कुछ कोशिश कर रही है, उन्हें किस तरह से आगे और अपॉर्चुनिटीज दी जा सके? अग्निपथ स्कीम के तहत दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो 75% युवा 4 साल के अंतराल के बाद जब समाज में जाएंगे, सो दे शुड बी एडिक्वेटली एंड वेल इक्विप्ड, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि दे विल फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द मिलिट्री और द आर्मी एंड द सोसाइटी। अब इस दिशा में हम क्या कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले इज द एस्पेक्ट ऑफ स्किलिंग। जब 4 साल ये युवा हमारे साथ अग्निवीर बनकर सेना में रहेंगे, वी हैव इवॉल्व्ड अ सिस्टम, और हम कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ बातचीत में हैं कि इनको किस तरह से स्किलिंग के तहत दे आर गिवन सर्टन क्रेडिट्स एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। They will carry certain qualifications when they move out. So in essence, when they move out, मेरी समझ में besides imbibing the qualities of discipline, motivation, commitment which the army embodies, they will also carry a unique resume which will only help them in the society or in the outside world once they move out. सर, हमने देखा कि जब आप स्किलिंग और बाकी चीज़ों को लेके देख रहे हैं, कुछ डिटेल्स आर्मी ने भी पिछले कुछ घंटों में वेबसाइट पर भी, रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट पर डाली है। एक चीज़ मैं चाहता हूं कि अगर आप दर्शकों को बता सके, क्योंकि अधिकतर जो बाहर रास्ते पर हैं वो 99% मेन बॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महिलाओं को हम देख नहीं रहे वो प्रोटेस्ट करते हुए। महिलाओं को लेकर, महिला अग्निवीर को लेकर किस तरह से इंडक्शन को लेकर उनको किस तरह से आप एब्जॉर्ब करेंगे, क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि जनरली पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी इवॉल्व हुई है तीनों सेनाओं में, पर क्योंकि ये बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चला हुआ है, तो उसको लेकर क्या ये जो अग्निपथ स्कीम आएगी अग्निवीर के तहत, क्या ये विमेन इन यूनिफॉर्म इन आर्मी इस प्रोसेस को और एक्सपेडाइट करते हुए आप देखते हैं, क्या तैयारी की जा रही है? आशीष, जैसे आपको ज्ञात होगा, 3 साल पहले हमने थल सेना में निर्णय लिया था महिलाओं को सोल्जर कैटेगरी में हम सेना में भर्ती करेंगे, और उसके बाद हमने कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सेना के एक अंग या एक सर्विस में ये निर्णय लिया था कि हम इनको महिलाओं को इंडक्ट करेंगे। तो पहला बैच जो तकरीबन 100 महिलाओं का था या विमेन का था, वो ट्रेनिंग के पश्चात अभी अलग अलग फील्ड और पीस यूनिट्स में ऑलरेडी डिप्लॉयड या तैनात है, और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट, सो वी हैव नो डाउट्स। उसके बाद अगले 2 बैचेस, क्योंकि कोविड के चलते वो रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई, सो इसीलिए वो हम पिछले 2 साल से महिलाओं को रिक्रूट नहीं कर पाए हैं, बट दिस प्रोसेस विल बिगिन। सो अग्निवीर स्कीम या अग्निपथ स्कीम के तहत महिलाएं भी उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस में सेना में भर्ती होगी, और इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। जब हम एडिक्वेट एक्सपीरियंस और इसका अनुभव प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम महिलाओं को बाकी सर्विसेज में या सपोर्टिंग आर्म्स में इंडक्ट करने का आगे विचार करेंगे। ओके, तो इट्स अ प्रोसेस जो ग्रेजुअली आगे। यस, बट इट हैज मेड अ बिगिनिंग। ओके, और एक अच्छी शुरुआत मेरी समझ में हुई है इस दिशा में। सर्टली सर। सर, एक इंटरव्यू के एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि जो युवा हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हम 3-4 सालों से प्रिपेयर कर रहे थे, हम कुछ लोगों की उम्मीद थी कि हम 22 में, 23 में या फिर 24 तक में भी भर्ती हो सकते हैं आर्मी में, लेकिन वो अब फेज आउट होता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे अग्निपथ स्कीम आगे बढ़ेगी तो 21 वाली जो एज लिमिट है, एटलीस्ट अगले साल से 22 में तो 23 साल तक की उम्र है, रिलैक्सेशन आपने दिया है, तो उनके अंदर वो अंडरस्ट है, तो किस तरह से उनको आप कहना चाहेंगे कि वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उनके लिए अभी भी कितनी ऑप्शंस बचे होंगे? तो जैसे आपने सही कहा आशीष, शुरू में युवाओं के मन में थोड़ी आशंका थी, कुछ अनिश्चितता भी थी
इन टर्म्स ऑफ कि ये जो नई स्कीम है तो इसमें कैसे वो आगे बढ़े। पर पिछले 5-6 दिन में आपने जैसे देखा होगा जिस तरीके से और जानकारी स्कीम के बारे में युवाओं को मिल रही है, सो ये अनिश्चितता और ये आशंका मेरी समझ में कई मात्रा में कम हुई है। साथ ही हमने अभी रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। रिक्रूटमेंट रैली का शेड्यूल जैसे कल बताया गया 1 जुलाई के आसपास हम वो डिक्लेयर करेंगे। तो मेरी युवाओं से यही अपील रहेगी कि अभी बिना समय व्यर्थ करते हुए अपने रिक्रूटमेंट की तैयारी शुरू करें और ये जो सुनहरा अवसर उनको मिला है देश सेवा के लिए और अपने खुद उज्जवल भविष्य के लिए, उसका ये पूरा फ़ायदा उठाएं। ओके सर, बिफोर लेट यू गो, ये एक चीज़ मुझे समझना और मैं चाहूँगा कि आप जो युवा सुन रहे होंगे जिनकी एस्पिरेशन है या फिर जो लोग अपने बच्चों को और भाइयों बहनों को देखते हैं आर्मी में, नेवी एयरफोर्स में जाते हुए, अगर आप ये समझा सके कि आर्मी का जो अग्निवीर का इंडक्शन होगा, रिक्रूटमेंट बेसिकली, वो नेवी और एयरफोर्स से किन मायनों में अलग है? क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होगी, क्या पिक्युलियरिटीज होगी? तीनों सेना अलग अलग डोमेन में काम करती है, तो आर्मी किन चीज़ों पर देखेगी, क्या क्या मुद्दे ध्यान में रखेगी अग्निवीर चुनने से पहले? मोटे तौर पर सबसे पहला मुद्दा है संख्या का। सो वी आर लुकिंग एट वेरी लार्ज नंबर्स एज फार एज आर्मी इज कंसर्न्ड विज़-अ-वी एयरफोर्स एंड द नेवी। दूसरी बात है कि आर्मी में आप जैसे जानते हैं अलग अलग अंग है। देर आर डिफरेंट आर्म्स, देर आर कॉम्बैट आर्म, देर आर कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स, देर आर सर्विसेज, एंड सो देर इज़ अ वेरी वाइड एरे ऑफ आर्म्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इनके भी बीच में अलग अलग ट्रेड्स या कैटेगरीज है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो सेना में तकरीबन 126 अलग अलग ट्रेड्स, टेक्निकल ट्रेड्स है, कोई सेमी स्किल्ड ट्रेड्स है और कोई जनरल ड्यूटी ट्रेड्स है। तो ये जो पूरी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है, वन इज़ इसको हम पैन इंडिया बेस के तहत रिक्रूटमेंट करते हैं, और दूसरा फॉर ईच ऑफ दिस डिफरेंट ट्रेड्स देर आर डिफरेंट क्वालिफिकेशंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सो दैट एड्स टू द कॉम्प्लेक्सिटी। तो मेरा कहना है कि ये हमारी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया सेना, अपना नौसेना और वायुसेना से थोड़ी अलग है, बट वी हैव अ गुड एफिशिएंट सिस्टम विच इज़ ऑलरेडी in place, so we will build on it, make it more transparent, make it more credible, and of course this aspect of re-enrollment जो मेरी समझ में भी उतना ही ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से हमने इसकी प्लानिंग की है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतने ही सरलता से हम कर पाएंगे। ओके, वन लास्ट थिंग सर, मैं चाहता हूँ कि आप उन युवाओं को एक कुछ कहें, कुछ मैसेज दें, क्योंकि हमने देखा कुछ दिनों पहले शुरुआत हुई ट्रेन जलाने से, फिर टायर जलाने से, फिर हिंसा में भी आ गए कुछ युवा। कल एडिशनल सेक्रेटरी डीएमए ने क्लियर भी कर दिया कि अगर आप किसी तरह की हिंसा में इन्वॉल्व हैं या फिर अग्निपथ और अग्निवीर के खिलाफ स्कीम के खिलाफ अगर आप प्रोटेस्ट में हैं तो फिर आपके लिए फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के दरवाजे बंद हैं। आज ये बात भारत बंद तक पहुंच गई। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें से कई युवाओं के अंदर वो क्यूरियोसिटी है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आपका मैसेज इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से उन सारे प्रोटेस्टर्स के लिए जब वो आज भारत बंद की भी बात कर रहे हैं? मेरा युवाओं से यही आह्वान रहेगा कि आप पूरी तरह से, पूरे कमिटमेंट से जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है उसमें भाग ले, उसकी तैयारी के लिए, जिसमें कि फिजिकल एस्पेक्ट या शारीरिक एस्पेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज़ अ रिटर्न एस्पेक्ट, देयर इज़ अ मेडिकल एस्पेक्ट। तो इन सभी इसमें अपने आप को, जो आपके पास समय है और ये अपॉर्चुनिटी या मौका मिला है, उसका पूरा फ़ायदा उठाए, दोनों अपने खुद के उज्जवल भविष्य के लिए और दूसरा देश और समाज के लिए ये जो मौका मिला है इसका पूरी तरह फ़ायदा उठाए और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करे अगले 1-2 महीने में। ये मेरी सबको
सुझाव या आह्वान रहेगा। चलिए, ऑन दैट नोट जनरल पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और टीवी 9 के भारतवर्ष के दर्शकों को और उनके जरिए और भी बहुत ज़्यादा बहुत पब्लिसिटी होगी और लोग एक दूसरे को दिखाएंगे और समझाएंगे कि लगातार जो कोशिश की जा रही है पिछले कुछ दिनों से सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, तीनों सेनाओं की तरफ से, कि अगर कोई चीज़ में समझने में कमी रहेगी तो तीनों थल सेनाओं और नौसेना और वायुसेना चीफ से भी हमने बातचीत की, तो तीनों में आपके ज़रिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन युवाओं को एक सही मैसेज पहुंचे और समझे, तो उसके लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल पांडे। धन्यवाद आशीष। थैंक यू सर।